नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार एक्सपोज होती जा रही है एक के बाद एक, अब उस कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब नोटिस जारी किया है कूपर अस्पताल और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को। इन दोनों से यह पूछा गया है कि रिया चक्रवर्ती को किस आधार पर और किसके कहने पर, किसकी इजाज़त से अस्पताल की मोर्चरी में जाने की परमिशन मिली या जाने दिया गया, और अगर ये हुआ है तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रशासनिक लापरवाही है और एक ये साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मोर्चरी में किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होती है सिवाय मृतक के जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, क्लोज परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं को इजाज़त होती है। रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट छोड़कर चली गई थी। 14 जून को जब उनकी मृत्यु होती है तब रिया चक्रवर्ती मोर्चरी में जाकर क्या करती है, और इसका खुलासा खुद रिया चक्रवर्ती के साथ गए हुए सुरजीत सिंह राठौर नाम के व्यक्ति ने किया था। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती मोर्चरी में जाकर सुशांत के सीने पर हाथ रखती है और फिर कहती है सॉरी बाबू, इसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। और अब जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग भी इसमें आ गया है, उसके बाद लगता है कि न रिया चक्रवर्ती बच पाएगी, न ही महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग शामिल हैं जो इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं अपराधी के तौर पर थे, और यही वजह रही कि वो सारे के सारे लोग रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। इसके पीछे एक और बड़ा खुलासा पिछले दिनों भी हुआ था जब ईडी ने जांच की थी, और ये पता चला था कि रिया चक्रवर्ती की जो कुल आय सालाना है वो पहले 10 लाख थी, फिर 12 लाख हुई, 14 लाख हुई, और 14 से 16-18 लाख हुई। लेकिन वही रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई जांच की मांग बिहार सरकार के द्वारा की जाती है तो सतीश मानसिंदे नाम के मुंबई के सबसे महंगे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को हायर करती है। और ऐसे लॉयर को हायर किया जाता है, अगर आप उसकी फीस जानना चाहेंगे तो 10 से 12 लाख और 20 लाख भी वो कभी कभी मांग लेते हैं अपने क्लाइंट से, पर हियरिंग की, पर अपीयरेंस की। तो ऐसा वकील जो पर अपीयरेंस की इतनी मोटी फीस वसूलता है, वो किस आधार पर 10 से 12 या 15 लाख कमाने वाली, सालाना 15 लाख कमाने वाली रिया चक्रवर्ती की वकालत कर रहा था या अभी भी कर रहा है। जिस तरीके से ड्रग्स एंगल भी अब इस स्टोरी में सामने आ गया है। ईडी ने एक चैट रिट्रीव किया है जो कि रिया ने डिलीट कर दिया था। उस चैट के द्वारा पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती पहले से ड्रग्स लेती थी, और इन ड्रग्स में एमडी यानी MDMA और हसीस से लेकर बर्ड्स की तमाम ऐसी ड्रग्स थी, और यही ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को देने की भी तरफ कुछ चैट इशारा कर रही है। जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा ये कहता हुआ सुनाई पड़ रहा है कि स्टफ खत्म हो गया है, क्या हम सोबिक के दोस्त से उसे ले सकते हैं। रिया कह रही है कि पहले उसको चाय या कॉफ़ी में 3-4 बूंद डालकर दे दो और 30 से 40 मिनट तक उसके सुरूर होने का इंतजार करो। तो इस तरीके की बातें जो चैट में रिट्रीव हुई हैं। दूसरी तरफ सतीश मानसिंदे ने बहुत ज़्यादा जल्दी की इस पूरे मामले में कूदने की, और सतीश मानसिंदे ने कह दिया कि उनकी क्लाइंट ड्रग्स नहीं लेती थी, बल्कि वो तो अपना फिजिकल टेस्ट कराने के लिए राजी है कि अगर उसका टेस्ट किया जाए ड्रग्स को लेकर तब भी वो राजी है। यानी कि जिस तरीके से सीबीआई को लेकर पहले रिया चक्रवर्ती ने खुद मांग उठाई थी और बाद में उसको सतीश मानसिंदे की सेवाएं दिलवाई गई महाराष्ट्र सरकार के बड़े ही पावरफुल लोगों के द्वारा। इसके पीछे का राज क्या है, इसको लेकर तमाम सवाल पहले से उठ रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस पर पहले ही कह चुके हैं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के परिवार वाले भी बता चुके हैं कि मुंबई पुलिस ने उनसे कहा था कि बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों का नाम लेकर इस एंगल को बड़ा करने में हमारी मदद करो, और जब उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में मेन कल्प्रिट है तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए ये कहने की कोशिश की कि इसके पीछे दूसरे एंगल हैं। और जब एक नेपोटिज्म की थ्योरी चल रही थी और नेपोटिज्म के नाम पर जो वास्तविक अपराधी थे उनकी बजाय दूसरे लोगों पर ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था, तब रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार बड़े आश्वस्त होकर इस मामले में शांत बैठे थे। लेकिन जैसे ही पटना में FIR हुई और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सीधे तौर पर सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोगों को लेकर सवाल उठाए, तब रिया चक्रवर्ती एकदम से सतीश मानसिंदे जैसे महंगे वकील को लेती है जिसकी एक अपीयरेंस की फीस भी वो नहीं दे सकती है। उस वकील को अब तक कम से कम 10 दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बोलना पड़ा
पड़ा है। अगर इस वकील को कम से कम फीस पर भी देखा जाए तब भी ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ में इतना कर सकता है, इतना महंगा वकील है। और अगर दूसरे वकीलों की बात की जाए, राजीव धवन या कपिल सिब्बल टाइप के, तो ये तो अपनी एक अपीयरेंस की बहुत मोटी फीस वसूलते हैं अपने क्लाइंट से। तो ये बड़ा सवाल ईडी भी इसको देख रहा है, सीबीआई भी देख रहा है और तमाम वो लोग भी देख रहे हैं जो इस मामले में सच की तह तक जाना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती के लिए सतीश मानसिंघे की सेवाएं उपलब्ध कराने का पैसा दे कौन रहा है, इसको कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन है वो जो रिया चक्रवर्ती को बचाना चाहता है या खुद अपनी गर्दन बचाना चाहता है। क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती के ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा तो उससे जुड़े हुए तमाम उन लोगों के चेहरे से भी नकाब हटेंगे जो अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए थे और इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई ने अब तक जो 5 दिन की जांच की है उसमें सीबीआई की नज़र में अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ा संदिग्ध सिद्धार्थ पिठानी निकला है, या फिर उसका जो सुशांत सिंह राजपूत का जो कुक था नीरज, उसको लेकर भी सीबीआई 4 दिन पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी के जो बयान शुरू से लेकर अब तक काफ़ी बदले हैं। पहले वो रिया चक्रवर्ती का नाम लेता हुआ दिखाई दे रहा था, बाद में वो रिया का बचाव करने लगा और बाद में जिस तरीके से बयान उसने दिए, साथ ही साथ नीरज जो कुक है उसने भी ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिलवाया करती थी, मारुजुआना यानी कि गांजे की सिगरेट बनाने का काम वो करता था और ये सिगरेट उस दिन खत्म हो चुकी थी, यानी कि जो सारे का सारा डब्बा था वो खाली था। मौत से पहले इस तरीके की बातें जिस तरीके से सामने आई, और उसके अलावा दीपेश हो या केशव हो, ये सभी वो लोग हैं जो कि इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। एक कैरेक्टर और आता है संदीप सिंह नाम का, जो कि खुद मोर्चरी से लेकर अंतिम संस्कार तक वहाँ मौजूद रहता है और खुद को सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र बताता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में इस तथाकथित क्लोज मित्र की या घनिष्ठ मित्र की बहुत दिनों से या कई महीनों से बातचीत ही नहीं हुई है। दूसरी तरफ सुरजीत सिंह राठौर नाम का एक व्यक्ति आता है, पहले वो रिया के साथ अस्पताल जाता है, बाद में रिया पर सवाल उठाता है, फिर वो कहानी मोड़ने की कोशिश करता है। बाद में जब सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंचती है, एक महिला आती है और वो अलग तरीके से बयान देती है और वो कहती है कि जिस दिन मौत हुई थी या मौत से पहले उस रात को पूरे घर की जो लाइटें हैं वो 1 घंटे के लिए बुझी हुई थी सिवाय किचन के। वहीं जिस तरीके से परिवार के लोगों ने ये बताया कि जो 4 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी और जो केशव या दीपेश जैसे जो लोग थे जो घर में थे, वो सारे के सारे खाना बनाकर खा रहे थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि उन्हें सिद्धार्थ की मौत से कोई असर पड़ा है। और जिस तरीके से सैमुअल मिरांडा के टच में रिया चक्रवर्ती हर समय रहती थी, जिस तरीके की बातें सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई है, ये सारी चीज़ें भी रिया की तरफ ही सारी उंगलियां उठाने का काम कर रही हैं, रिया पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई अभी तक रिया को ये मौका दे रही है कि वो या तो अपने आप से सारी बातें कबूल कर ले, अन्यथा सीबीआई तमाम गवाहों को बार बार पूछताछ करके केस की तह तक जा रही है और अब जल्द ही रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसा कि सौविक चक्रवर्ती से पहले से पूछताछ हो चुकी है। और चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने इस मामले में सबसे बड़ा आरोपी रिया को बनाया, उसके परिवार वालों को बनाया है और शक की सुई सिद्धार्थ पिठानी से लेकर संदीप सिंह जैसे लोगों की तरफ भी है। संदीप सिंह का जो रोल नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो ड्रग पेडलर के साथ भी उसके संबंध होने की बात नजर आ रही है, उससे भी पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोग हैं जिनकी तरफ अब इस केस की जो सुइयां हैं वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने जो इस पूरे मामले में लीपापोती की है वो भी रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए की है जिसके ऊपर सभी लोगों का शक है, जिसको बेबी पेंगुइन के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है, यानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी इस केस में इन्वॉल्व माना जा रहा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरीके से इतने दिन बीत जाने के बावजूद इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है, फॉरेंसिक सबूत नहीं उठाती है, रिया चक्रवर्ती के फोन, लैपटॉप और आईपैड जब्त नहीं किए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का फोन भी 24 दिन बाद पुलिस द्वारा लिया जाता है। तो ये सारे वो मामले हैं कि इन्होंने उन सभी अपराधियों को मौके दिए कि वो सबूतों को मिटा दें, सबूतों से छेड़छाड़ कर लें और इसी मामले में अब नया एंगल दिशा
सालियान की जो मौत हुई थी, इसको भी आत्महत्या का नाम दिया गया था, उससे भी कुछ तार इसके जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिशा सालियान के फ़ोन में भी छेड़छाड़ की गई थी, उसमें टेम्परिंग हुई है। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो फ़ोन है या लैपटॉप वगैरह है, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें कोई रिया चक्रवर्ती टाइप का मामूली व्यक्ति नहीं कर सकता है। रिया की इतनी औकात नहीं है कि वो सतीश मानसिंदे को अपने वकील के तौर पर खरीद सके। तो फिर रिया के पीछे कौन है, ये सवाल ऐसा है जिसको पूरा देश जानना चाहता है, जिसको सीबीआई जानना चाहती है, जिसको ईडी जानना चाहती है और जिसको कोर्ट भी जानना चाहता है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी बेहद दिलचस्पी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया की याचिका पर कई दिन तक सुनवाई की थी, तमाम पहलुओं को देखा था और उसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के ऑब्जेक्शन के बावजूद इस मामले में सीबीआई की जांच के लिए आदेश दिया। उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी ये सुबह है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को छुपा देना चाहती है, इस मामले में लीपापोती कर देना चाहती है। यही वजह है, चाहे महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर मुंबई पुलिस का कमिश्नर हो, ये सभी के सभी पहले दिन से ही इसको आत्महत्या का नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कोई भी केस होता है, कोई भी अपराध होता है, उसमें इतनी आसानी से निर्णय नहीं दिया जाता है। निर्णय देने से पहले तमाम सबूतों को, तमाम मोटिव्स को और तमाम एंगल्स को देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से लीपापोती करने के लिए और सच्चाई को छुपाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की, वो भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के दबाव में, अब वो दबाव भी उनका काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में डीसीपी को नोटिस दिया है, रिया चक्रवर्ती को नोटिस दिया है, अब जब डीसीपी पर बात आएगी तो शायद डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे सीबीआई के सामने बताएगा कि उसको किसका फोन आया था। दूसरी तरफ जो तमाम अन्य पुलिस वाले हैं, चाहे इस केस का आईओ हो या फिर उस बांदा थाने का थानाध्यक्ष हो या दूसरे पुलिस वाले हों जो सुशांत सिंह राजपूत के घर से बॉडी उठाने से लेकर मोर्चरी तक जाते हैं या मोर्चरी से लेकर उसको अंतिम संस्कार की जगह तक ले जाते हैं, उन सभी को भी सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये कहकर उनको बचाने की कोशिश कर रही है कि ये सभी लोग छुट्टी पर चले गए हैं। जब इतने ज़्यादा संवेदनशील केस है, इतने ज़्यादा हाइप हुआ केस है, उसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने किस तरीके से इन सभी पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया, जिनकी गवाही, जिनकी निशानदेही इस पूरे केस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे भी सीधे तौर पर एक साजिश की बू आ रही है और इस साजिश से पर्दा निश्चित तौर पर सीबीआई उठाकर ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत।